स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी एजुकेशनल इवेल्युएशन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के पक्ष, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक देख लिया था ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में हम लोगों ने उसके मतलब क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके लेवल्स कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में देख लिया था। आज हमने देखना है भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव एस्पेक्ट। भावात्मक पक्ष से रिलेटेड हम उनके मतलब अर्थ को देखेंगे और उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखेंगे और इसके भी लेवल्स को देखेंगे आज हम लोग। तो शुरू करते हैं। भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि ये भावना से संबंधित होता है। भावना यानी जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। बालक का पूरा शरीर भावों का पुंज है। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा जो रहता है उसमें बहुत सारी भावात्मक इमोशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो मतलब एक स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन जो जब छोटा रहता है बच्चा कोई, तो बहुत से मतलब बदलते हुए भाव उसमें रहते हैं। ऐसे अदृश्य तत्व या प्रत्यय जो बालक के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं भाव कहलाते हैं। ये भाव की परिभाषा है यानी इमोशन की परिभाषा है कि ऐसे अदृश्य तत्व या प्रत्यय जो बालक के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। भाव जो भी होते हैं वो बालक के क्या किसी मनुष्य के भी व्यवहार को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, दोष, दृष्टिकोण, रसानुभूति आदि के विकास से संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब जो अबौद्धिक विशेषताएं, जैसे बौद्धिक विशेषताएं हो गई जो शिक्षा से रिलेटेड हो, शैक्षिक विशेषताएं उनके ज्ञानात्मक जो पक्ष हो गया उससे रिलेटेड हो गई। लेकिन जो अबौद्धिक विशेषताएं जैसे बालक के जो व्यवहार हैं, उनकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उनकी अभिवृत्ति जो भी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। भावात्मक पक्ष की प्रकृति तथा निर्धारक तत्वों को समझना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि भाव जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इंसान के अंदर जो भी इमोशंस हैं वो हम थोड़ी जान पाएंगे, वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। जब वो अपने व्यवहार के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे तभी तो हम उसका पता लगा पाएंगे। डॉक्टर ब्लूम और उनके सहयोगियों क्रथवाल और मारिया ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा है। डॉक्टर ब्लूम, हमने कहा था ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने और उनके कुछ सहयोगी थे क्रथवाल और मारिया, जिन्होंने भावात्मक पक्ष को भी 6 लेवल्स में बांटा है। हमने देखा था कि ज्ञानात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 लेवल्स में बांटा था, जिनमें पहला था बोध, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा विश्लेषण, फिर संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। और इनका क्या है, जो भावात्मक पक्ष है उनके उनमें पहला पॉइंट क्या है, आग्रहण, फिर अनुक्रिया करना, फिर अनुमूल्यन, धारणा या विचार, उसके बाद संगठन या व्यवस्थापन और फिर चारित्रीकरण। तो सबसे पहले हमने देखते हैं आग्रहण। आग्रहण यानी ग्रहण करना यानी रिसीविंग। बालक के इस पक्ष के मूल्यांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि बालक जो है वह अपने अभिभावक, अध्यापकों व श्रेष्ठजनों द्वारा बताई गई या दी गई शिक्षाओं, निर्देशों को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है। मतलब जो भी उसके अध्यापक हैं या फिर जो भी मतलब आसपास उसके जो भी हैं या फिर उनसे बड़े या उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी उनको निर्देश दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, वो उसको कितनी गंभीरता से ग्रहण करते हैं या फिर जो भी उनको बता रहे हैं वो उस पर कितना ध्यान देते हैं, ये उनका हो जाएगा ग्रहण करना। मतलब वो चीज़ों को कितने मतलब या तो लाइटली ले रहे हैं या फिर बहुत हार्डली ले रहे हैं, उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी उनकी। इसके अंतर्गत निम्न स्तर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 3 उपस्तर हैं। पहला है चेतना, फिर दूसरा ग्रहण करने की इच्छा और तीसरा नियंत्रित ध्यान। भाई जब बच्चा जो है वो चेतना में रहेगा, मतलब चेतनाशील रहेगा, तभी तो वो चीज़ों को ध्यान से ग्रहण कर पाएगा। दूसरा ग्रहण करने की इच्छा, जब उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी तो वो चीज़ों को सुनेगा क्यों। मान लो सुन भी लिया तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो इच्छा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी चेतना है, और फिर नियंत्रित ध्यान भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ध्यान हम चीज़ों को समझना तो चाह रहे हैं पर ध्यान इधर-उधर लगाए बैठे हैं तो कहाँ से समझ में आएगी। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो लेवल है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, अगला लेवल जो है
वो क्या है कि मतलब अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्डिंग, हमने चीज़ों को ग्रहण किया, फिर हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है वो आ जाएगी इसमें। अब इसमें क्या होता है कि उचित अनुक्रिया हेतु कुछ पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। पहला, इसमें विद्यार्थी में मूल्यों को उचित रूप से ग्रहण करने की इच्छा हो। वही हमने देखा कि जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो छात्र उसको सुनना ही क्यों चाहेगा, समझना ही क्यों चाहेगा। और दूसरा पॉइंट है कि जब विद्यार्थी स्वेच्छा से शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दे, अब या ग्रहण करने की इच्छा, पहले टीचर का क्या काम होता है कि पहले बच्चों को टॉपिक के लिए इंटरेस्ट जगाए, मतलब उसमें ग्रहण करने की इच्छा जगाए। फिर या तो ये टॉप या ये पॉइंट हो जाए, और दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी जो वो अपनी इच्छा से ही उन गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दे। अनुक्रिया में बालकों को किसी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील व अनुक्रिया हेतु प्रेरित करते हैं। जो मतलब अनुक्रिया में क्या होता है कि बालकों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्हें टॉपिक्स बता रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए पहले उनको प्रेरित किया जाए। इसके 3 उपस्तर हैं, इसके भी 3 उपस्तर हैं, जिसमें पहला है अनुक्रिया सहमति, दूसरा है अनुक्रिया करने के लिए इच्छा होना, अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना। पहले तो छात्र जो है वो अनुक्रिया करने के लिए तैयार हो, उसकी सहमति हो, फिर उसकी या तो फिर उसकी इच्छा हो, अनुक्रिया करने के लिए इच्छित हो, फिर उसके बाद अनुक्रिया करने में उसको संतुष्टि हो, जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें उसको संतुष्टि मिले। अगला जो पॉइंट है वो अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग। अनुमूल्यन में क्या होता है कि भावात्मक पक्ष का यह तीसरा स्तर है, विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से है। पहले उसको ग्रहण किया, फिर उसको अपने मतलब माइंड में एक माइंडसेट बनाया और उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद उसकी इवेल्युएशन किया यानी वैल्यूइंग किया कि मतलब जो भी हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हमारे कार्य व्यवहार में किस तरह से उसकी वैल्यू है, क्या है, ये सब सोचता है। तो जब कोई विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है, तब उसके विचार बहुत ही मूल्यवान होते हैं। जो भी वो मतलब रिस्पॉन्ड किया तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसके जो विचार होते हैं, उसके थॉट्स जो अपना रिस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों को ग्रहण करने के बाद, वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती हैं, वही उनका वैल्यूइंग प्रॉपर्टी होता है। इसके भी 3 स्तर होते हैं, पहला है किसी मूल्य की स्वीकृति, दूसरा किसी मूल्य हेतु लगाव, और तीसरा कमिटमेंट प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, किसी मूल्य की स्वीकृति, जो मतलब उसने अपने माइंड में जो भी रिस्पॉन्डिंग के लिए जो भी मूल्य तैयार किए, वो मूल्य कौन कौन से, जैसे कोई चीज़ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, तो उसमें से जो अच्छा होगा उसी टॉपिक को हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद किसी मूल्य हेतु अधिक लगाव, जिस मूल्य को स्वीकृति देंगे उसी के प्रति ज़्यादा लगाव होगा, तभी तो उसी स्वीकृति दे रहे हैं। फिर उसके लिए प्रतिबद्ध होंगे यानी कमिटमेंट करेंगे कि नहीं, हमें यही चीज़ करनी है। तो ये हो गया वैल्यूइंग में। अगला जो लेवल है वो है धारणा। धारणा यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई विद्यार्थी उपयुक्त मूल्यों, समता, भिन्नता और संबंध स्थापित कर धारणाओं का निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें कर लिए, ग्रहण कर लिए, रिस्पॉन्ड कर लिए, उसकी वैल्यू को समझ लिए, तो एक धारणा बनाते हैं उसके प्रति, तो वही आ जाता है धारणा में। उसके बाद संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, इस उद्देश्य में मूल्यों का संगठन किया जाता है और मौलिक भावना का विकास किया जाता है। जो भी मूल्य हम बनाए उसके प्रति धारणा अपने दिमाग में बैठाए, उसके बाद उनको एक संगठित लेवल में लेकर आते हैं, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। फिर मूल्यों का आत्मीकरण करने के उपरांत छात्रों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें एक से अधिक मूल्य होते हैं और छात्रों को उन मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जब वो चीज़ों को संगठित कर लिए तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं, तो उन बहुत सारी चीज़ों को एक क्रम में संगठित करना होता है उनको। उसी को संगठन मतलब व्यवस्थापन या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक फॉर्म में कैसे लेके आना है, वो चीज़ें हो जाती हैं। जिसमें पहला पॉइंट है एक समान मूल्यों को एक प्रणाली में संगठित करना, या फिर मूल्यों में अंतर संबंध का निर्धारण।
जो अलग अलग तरह के मूल्य हम बनाए, फिर उनको संगठित करें, तो जो एक तरह के मूल्य हैं, मतलब जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको एक प्रणाली में संगठित कर देंगे, और कुछ मूल्यों में आपस में संबंध होते हैं, उन संबंध को निर्धारित करके उनको अलग प्रणाली में संगठित कर देंगे। तो ये चीज़ें संगठन में आ जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है चारित्रीकरण, यानी कैरेक्टराइजेशन। मूल्यों का जो है वो मतलब इवेल्युएशन यानी कैरेक्टराइजेशन, उनका विशिष्टीकरण कैसे करेंगे, ये आ जाता है। भावात्मक पक्ष का यह सर्वोच्च स्तर है, जिसका उद्देश्य मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना, अर्थात स्वभाव का निर्माण करना। पहले हमने क्या किया, चीज़ों को ग्रहण किया, फिर उसके बाद उसके प्रति एक रिस्पॉन्ड बनाया, उसके प्रति संवेदनशील हुए, हमने अपने बॉडी में एक उसके लिए वैल्यू बनाई, उसका इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन, मूल्य दिया, मतलब उस जो हमने व्यवहार ग्रहण किया है वो हमारे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, वो उनकी वैल्यू बनाई। फिर उसके लिए एक धारणा बनाई दिमाग में, फिर उन सारी चीज़ों को, जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं जो हमने बनाए, उन सारी चीज़ों को संगठित किया। उसके बाद उनका अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं, अपने भावों में, अपने इमोशंस में कैसे उतार रहे हैं उन चीज़ों को, अपने चरित्र का अंग कैसे बना रहे हैं, वही आ जाएगा चारित्रीकरण में, कैरेक्टराइजेशन यानी मूल्यों का विशिष्टीकरण। इस स्तर पर पहुंचने से पहले 5 वर्गों के उद्देश्य की प्राप्ति आवश्यक है। हमने पहले ही देखा था कि जो सारी चीज़ें वो एक लेवल में हैं, इनको इधर उधर नहीं कर सकते। पहले मतलब क्रम वाइज इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे। एक लेवल से पहले मूल्य ग्रहण किया, फिर अनुक्रिया किया, उसके बाद अनुमूल्यन किया, फिर धारणा बनाई और फिर संगठन किया। उसके बाद हम इस लेवल पे पहुँचे, चारित्रीकरण किया, अपने मतलब सबसे अपर लेवल पे उसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, ये बात आ जाती है। व्यक्ति स्वीकार किए गए मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है, और इन मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का व्यवहार इन मूल्यों द्वारा विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होता है। जब ये सारी अपर जो मतलब जो लोअर लेवल है, ये सारे काम कर लिए, फिर हम लोगों ने जो भी मूल्य बनाए उनको अपने जीवन में उतारा, अपने व्यवहारों में, अपने चरित्र में उसको जगह दी, तो उसी के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, और वही परिवर्तन एक विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होता है। यही हमारा भावात्मक पक्ष हो जाता है, हमारे भाव वही दिखाते हैं। तो ये तो भावात्मक पक्ष हो गया। आगे अगले क्लास में हम लोग कौशलात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष के बारे में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।